नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप लोग देख रहे हैं घोस्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची घटना जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं नहीं जानता कि ये कहानी कहां से शुरू करूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो अब भी मेरे होश उड़ा देता है। मेरा नाम अर्जुन है। दिल्ली में पुरानी चीजों का बिजनेस करता हूं। एंटीक आइटम्स, पुरानी घड़ियां, पेंटिंग्स, फर्नीचर और कभी कभी पुराने खिलौने भी। करीब 2 साल पहले मुझे एक कॉल आया राजस्थान के एक छोटे से गांव से। हमारे पास कुछ पुराना सामान है, अगर चाहें तो आकर देख लीजिए। मैं वैसे तो छोटे गांवों तक नहीं जाता, लेकिन उस आदमी की आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे खींच लाया। गांव का नाम था कालीधार। सुनसान, वीरान और अजीब तरह से शांत। जब मैं वहां पहुंचा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी मुझे एक पुराने हवेली नुमा घर में ले गया। लकड़ी की छतें, दीवारों पर उखड़ी हुई पेंटिंग और धूल से ढके हुए पुराने खिलौने। मैं उन्हें एक एक करके देखने लगा। कुछ खास नहीं था सिवाय एक गुड़िया के। वो एक छोटी सी गुड़िया थी, सफेद रंग का फ्रॉक, बाल रेशमी और लहराते हुए, लेकिन चेहरे पर खरोंच के निशान और आंखें। बस उन आंखों में कुछ था जो सीधा अंदर झांक रही थीं। मैंने उस आदमी से पूछा, ये किसकी है? वो चुप रहा, बस बोला, आप चाहें तो बाकी सब ले जाएं, लेकिन ये गुड़िया, इसे मत ले जाइएगा। अब भला ये कहो किसी एंटीक डीलर से। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैं हंसते हुए बोला, क्यों, इसमें भूत है क्या? उसकी आंखों में डर झलक आया। हां है। मैंने सोचा गांव वाले ऐसे अंधविश्वासी होते हैं, और मैंने उसे नजरअंदाज करते हुए वो गुड़िया भी बाकी सामान के साथ गाड़ी में रख ली। उस रात मैं पास के कस्बे के गेस्ट हाउस में रुका। सारा सामान गाड़ी में ही था, लेकिन रात के करीब 2:30 पर मुझे कुछ गिरने की आवाज आई। उठकर बाहर गया। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला था और वो गुड़िया मेरी कार की बोनट पर बैठी थी। मैं कुछ पलों तक समझ नहीं पाया कि क्या देख रहा हूं। ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा, और वो गुड़िया मेरी कार की बोनट पर एकटक मुझे घूरती हुई। मैंने खुद से कहा, शायद किसी जानवर ने पिछला दरवाजा खोला हो, गुड़िया नीचे गिर गई होगी और बोनट पर लुढ़क गई होगी। मैंने धीरे से उसे उठाया। वो अब भी वैसी ही थी, मगर उसका फ्रॉक अब थोड़ा लाल था, जैसे किसी गीले पुराने खून में डूबी हो। मैंने झुंझलाकर उसे फिर से बॉक्स में डाला, दरवाजा बंद किया और कमरे में लौट आया, पर नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैं दिल्ली के लिए निकल पड़ा। दोपहर में घर पहुंचा और सामान उतारकर स्टोर रूम में रखवा दिया। गुड़िया भी उसी बॉक्स में बंद थी। रात को कुछ अजीब हुआ। मेरे कुत्ते शेरू, जो कभी भी घर के स्टोर रूम के पास नहीं भौंकता था, लगातार गुर्रा रहा था। मैं बाहर निकला, देखा शेरू स्टोर रूम के दरवाजे की तरफ देखकर कांप रहा था। मैंने दरवाजा खोला। वो बॉक्स जिसमें गुड़िया थी खुला हुआ पड़ा था, और गुड़िया वो स्टोर रूम के कोने में बैठी थी, अपने छोटे छोटे खून सने हाथों से दीवार पर कुछ खरोंच रही थी। मैं डर के मारे वहीं जड़ हो गया। दीवार पर एक शब्द लिखा था, पापा। मैंने दीवार पर खरोंचे गए उस शब्द को कई मिनटों तक घूरा। पापा। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, यह किसकी आवाज है? किसकी पुकार है ये? मैंने गुड़िया को फिर से उसी बॉक्स में बंद किया, उसे प्लास्टिक में लपेटा और स्टोर रूम के ऊपरी शेल्फ पर फेंक दिया। उस रात मुझे कोई नींद नहीं आई। जब भी आंख लगती, सपने में वही गुड़िया दिखती। उसका चेहरा अब और भी साफ दिखाई देता था, जैसे मानो कोई इंसानी चेहरा उस पर उतर आया हो। सुबह होते ही मैंने उस गांव के उस आदमी को फोन किया। घंटी जाती रही, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने 2-3 बार कॉल किया, फिर गूगल पर गांव का नाम और उस हवेली के बारे में जानकारी ढूंढने लगा। कालीधार हवेली। 1952 में एक जमींदार की बेटी की रहस्यमयी मौत। मैंने पढ़ा, उस जमींदार की बेटी रेखा खेलने में बेहद शांत थी। कहा जाता है कि उसे एक गुड़िया से इतना लगाव था कि वो किसी को उसे छूने नहीं देती थी। एक रात रेखा अपने कमरे में बंद पाई गई। जब दरवाजा तोड़ा गया, वो फर्श पर खून से लथपथ मरी पड़ी थी, और उसकी गुड़िया उसके सीने पर रखी थी, उसके खून में सनी हुई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये वही गुड़िया है? मैंने और गहराई में खोज शुरू की। किसी पुराने ब्लॉग में एक महिला का लेख मिला जो खुद उस हवेली के पास पली बड़ी थी।
उसने लिखा था, रेखा की आत्मा अब भी उस गुड़िया में बसी है। कई लोगों ने उसे घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा वापस आ जाती थी, और हर बार किसी न किसी के खून के साथ। मैंने तुरंत फैसला किया, उसे जलाना होगा। मैं गुड़िया को स्टोर रूम से निकाला। अब उसके चेहरे की खरोंच गहरी हो गई थी। उसके कपड़े पूरी तरह खून से सने थे, और सबसे अजीब बात, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं उसे पास के जंगल में ले गया और लकड़ियां जमा करके आग लगाई। गुड़िया को जैसे ही आग में डाला, वो तड़पने लगी। हां, तड़पने लगी, जैसे वो जिंदा हो। उसकी आंखों से लाल पानी बहने लगा। वो चीख रही थी, लेकिन आवाज किसी इंसान की नहीं थी। अचानक एक जोरदार हवा चली, आग बुझ गई, और वो गुड़िया वहां से गायब हो गई। मैं घबराकर घर लौटा। कमरे में घुसते ही मेरी नजर बेड पर पड़ी। वो गुड़िया वहां बैठी थी, और इस बार उसके चेहरे पर मेरे बेटे की मुस्कान थी। मैंने दरवाजा बंद किया, पर मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। बेड पर वही गुड़िया बैठी थी, मगर अब उसके चेहरे पर कुछ बदला हुआ था। उसकी मुस्कान अब मासूम नहीं थी। वो किसी बच्चे की नहीं, किसी शिकारी की मुस्कान थी। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलीं, और मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, मुझे मेरा पापा चाहिए। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरा सर चकराने लगा। ये गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, ये किसी की अधूरी आत्मा थी। एक बच्ची की जो शायद अब भी इंतजार कर रही थी किसी के लौट आने का। मैंने अगले दिन सीधे अपने गांव के एक पुराने तांत्रिक से मिलने का फैसला किया, बाबा नरेश नाथ। उन्होंने सारा किस्सा सुना और बोले, तूने उसे बुलाया है, अब उसे जाना नहीं है जब तक उसे वो न मिले जो उसका है। मैंने पूछा, वो क्या चाहती है? बाबा बोले, वो तुझमें अपने पिता को देखती है, या शायद तू ही है। मैं चौंक गया। मैं? क्या मतलब? बाबा ने मेरी हथेली को देखा, फिर बोले, तेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जो तू नहीं जानता। हो सकता है तू उस जमींदार की ही अगली पीढ़ी हो। वो आत्मा तुझसे जुड़ चुकी है, और अब वो मांगेगी पूरा हिसाब। मैं वापस घर आया। मेरी बीवी और बेटा 2 दिन से मायके गए थे, और अब फोन भी नहीं लग रहा था। कमरे में घुसा तो देखा, गुड़िया अब ड्राइंग रूम में रखे मेरे बेटे के फोटो फ्रेम के पास बैठी थी, और उसकी उंगलियां उस फोटो पर खून से एक्स बना रही थीं। मेरी सांसें रुक गईं। क्या वो अब मेरे बेटे को चाहती है? मैं दौड़ता हुआ उस तक गया और चीखते हुए बोला, तू क्या चाहती है? फिर वही आवाज, अब साफ साफ, मुझे मेरा पापा चाहिए, या फिर तेरा बेटा। उस रात मैंने पहली बार खुद को एक कमजोर इंसान की तरह महसूस किया। मैं, अर्जुन, जो अब तक दुनिया के सबसे अजीब और डरावने सामान को केवल नीलामी का माल समझता था, अब एक गुड़िया के सामने गिड़गिड़ा रहा था। वो गुड़िया अब हर जगह थी। बाथरूम खोलो, बैठी। रसोई में जाओ, मुस्कुराती हुई। बंद अलमारी में रखो, सुबह बेड के पास। और हर बार उसकी आंखों से बहता वो लाल पानी, जैसे किसी दर्द से टपकता हुआ लहू। मेरे पास एक ही सवाल था, अगर मैं ही तेरा पापा हूं तो तुझे क्या चाहिए? उस रात मैंने पूजा पाठ, मन्नत, सब कुछ आजमा लिया, लेकिन वो आत्मा अब जवाब चाहती थी। अगली सुबह एक अजीब सपना आया। मैं एक कमरे में बंद था। सामने एक छोटी बच्ची खड़ी थी, वही सफेद फ्रॉक, वही आंखें। उसने मुझसे कहा, तूने मुझे जिंदा जलाया था, अब मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए। मैं चीखा, मैंने कुछ नहीं किया। बच्ची बोली, तेरे खून ने मुझे मारा था, तेरी नस्ल ने, और अब मैं तेरे खून से ही वापस आऊंगी। मेरी आंख खुली, और उसी वक्त मेरी बीवी का फोन आया। अर्जुन, जल्दी आओ, आरव बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। वो बस कह रहा है, मुझे मेरी गुड़िया दो। मैं पागलों की तरह घर से निकला और सीधे अपनी ससुराल पहुंचा। आरव को देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें वही थीं जो उस गुड़िया की थीं, उसके चेहरे पर वो ही मुस्कान, और उसके हाथ में एक कटी फटी सी लकड़ी का टुकड़ा था जिसमें आर उकेरा गया था। रेखा, क्या आत्मा अब मेरे बेटे के शरीर में घुस चुकी है? मैंने तांत्रिक बाबा को फिर बुलाया। उन्होंने आरव को देखा और सिर्फ एक बात कही, अगर आज रात तक आत्मा को मुक्त नहीं किया गया तो तेरा बेटा दोबारा कभी तुझसे बात नहीं करेगा। मैंने पूछा, कैसे मुक्त करूं? बाबा बोले, तेरे खून से उसका अंतिम संस्कार कर, नहीं तो वो तेरा खून ले लेगी। रात 12 बजे मैंने वही जंगल, वही जगह, वही आग
और अपने हाथ की नस काटी। खून की कुछ बूंदें उस गुड़िया पर गिरी और तभी आग की लपटें भड़क उठीं। गुड़िया खुद जलने लगी और उसी वक्त जंगल में आरव की चीख गूंजी, पापा बचाओ। मैं आग की तरफ दौड़ा, लेकिन अब वहां सिर्फ राख थी और राख में एक बच्ची की मुस्कुराती हुई परछाई। सुबह आरव मेरी गोद में था। होश में आया और पहली बार पूछा, पापा आप कौन हैं? आरव की वो मासूम आंखें जब मेरी तरफ उठी और उसने पूछा, पापा आप कौन हैं? तो मेरा दिल बैठ गया। मेरा ही बेटा मुझे पहचान नहीं रहा था। मैंने धीरे से उसका माथा छुआ। बदन थरथरा रहा था, सांसें हल्की और ठंडी थीं, जैसे कोई उसकी आत्मा को छूकर निकल गया हो या फिर अब भी वहीं हो। डॉक्टरों ने कहा, सब सामान्य है, सिर्फ सदमा है, याददाश्त कुछ समय के लिए गई है। पर मैं जानता था यह सिर्फ सदमा नहीं था। कुछ दिन बाद मैं आरव को लेकर शहर लौट आया। सब कुछ सामान्य दिखने लगा। गुड़िया की राख मैंने बहा दी थी, घर की सफाई करवाई, तांत्रिक बाबा से हवन करवाया। लेकिन फिर भी रात को जब सब सोते, मुझे आरव के कमरे से धीमे धीमे हंसी की आवाजें आती, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस रात सुनाई दी थी जब पहली बार गुड़िया मेरी कार में आई थी। एक दिन मैं कमरे में गया, देखा आरव अकेला बैठा था, लेकिन सामने जमीन पर एक गोल घेरा बना था और उसमें एक नई गुड़िया। हाँ, नई, न मैंने खरीदी न किसी ने भेजी। उसका चेहरा वैसा ही था, लेकिन अब उसकी आंखें काली थीं, गहरी, और उसके होंठ उस पर सिलाई थी। आरव ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब मासूम नहीं थीं। वो धीरे से बोला, अब तुम मेरे पापा नहीं हो। मेरा पापा वो है जो मुझे जला नहीं सकता। मैं पीछे हटने लगा। आरव के चेहरे पर वही मुस्कान लौट आई, रेखा की। गुड़िया के होंठ की सिलाई धीरे धीरे खुल रही थी, जैसे कोई आत्मा फिर से सांस लेना चाहती हो। और तभी बिजली चली गई। अगली सुबह जब लोग मेरे घर पहुंचे, उन्हें आरव अकेला खेलता मिला, मुस्कुराता हुआ। पर मैं वहां नहीं था। मैं गायब था। ना कोई निशान, ना खून, सिर्फ दीवार पर एक खरोंच। अब मेरा पापा हमेशा मेरे साथ रहेगा।